हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 22 जन 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल है वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की 19वें शिखर सम्मेलन के बारे में। दूसरा जो हमारा आर्टिकल है वो है ईरान में अभी बलूचिस्तानी जो आतंकवादी ठिकाने हैं उसके खिलाफ पाकिस्तान के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है मार्ग बार श्रम 4। तीसरी हमारी न्यूज है वो है चीनी स्टार्टअप जिसका नाम है बीटा बेल्ट। उसने अभी पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है। इससे संबंधित है। चौथा जो हमारा आर्टिकल है वो है टीसीएस बनाया दुनिया का सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड। दूसरे नंबर पे आ गया दुनिया का सबसे मूल्यवान, दूसरे नंबर पे आ गया टीसीएस। पांचवा जो हमारा आर्टिकल है वो है फारसी अभी लैंग्वेज है उसको 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा बनाने की घोषणा की गई है। यह है पांचवा आर्टिकल। छठा जो आर्टिकल है वो है आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में अभी सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया है। कहाँ चलाया? जम्मू कश्मीर में। यह छठा आर्टिकल। सातवां हमारा है पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी को असम वैभव सम्मान मिला है और हिमा दास जी को मिला है सौरभ पुरस्कार। 2 पुरस्कार मिले, उससे संबंधित है। आठवां आर्टिकल हमारा मवेशियों का त्योहार है कन्नुमा, वो आयोजित हो रहा है तेलंगाना में, उससे संबंधित है। 9वां आर्टिकल है वो है छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना आयोजन किया जा रहा है, उससे संबंधित है। और देखेंगे हमारा लास्ट आर्टिकल वो है 10वां असम सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है, इससे संबंधित। और 11वां है वो है रोहित शर्मा बने हैं T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज। ये थे 11 आर्टिकल। अब देख लेते हैं हम पहले न्यूज के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो पहली न्यूज थी वो थी गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित। क्या थी न्यूज ये थी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। गुट निरपेक्ष यानी नॉन एलाई मूवमेंट है, उसके 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी कहाँ हुआ है। तो ये आयोजन हुआ है युगांडा में। कहां पर हुआ है ये आयोजन हुआ है युगांडा में अभी इसका आयोजन हुआ है। ठीक है जी। तो नेम की बारे में बात करें तो ये नेम का कौन सा जो सम्मेलन है, तो ये नेम का 19वां शिखर सम्मेलन है। कौन सा शिखर सम्मेलन है? तो ये नेम का 19वां शिखर सम्मेलन है। ठीक है। और आयोजन इसका कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है युगांडा कंबाला में। युगांडा जिसकी कैपिटल है कंबाला, वहां पर इसका आयोजन हुआ है। युगांडा जिसकी कैपिटल कहाँ है? कंबाला, वहां पर इसका आयोजन हुआ है। कौन शामिल होंगे आयोजन में? शामिल कौन होंगे? तो आयोजन में शामिल होंगे एस जयशंकर जी, जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, वो इस आयोजन में शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इस आयोजन में शामिल होंगे। और तो बात करते हैं नेम की, नॉन अलाई मूवमेंट की, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन उसकी बारे में बात करें तो उसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? उसकी देखो स्थापना की जो नींव डाली गई थी वो डाली थी 1955 में। बाडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में, बाडुंग सम्मेलन हुआ था, उस दौरान इसकी नींव डाली गई थी। 1955 में बाडुंग सम्मेलन हुआ था, उस दौरान इसकी नींव डाली गई थी। बट इसकी जो रियल स्थापना हुई थी बाडुंग सम्मेलन में इसकी नींव डाली गई थी और स्थापना हुई थी वो हुई थी पहला सम्मेलन जो इसका हुआ था 1961 में। पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में। बेलग्रेड कहाँ है? सर्बिया में। सर्बिया में, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। मतलब इसकी नींव डाली गई थी 1955 में जब बाडुंग सम्मेलन हुआ था तब, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो रियल हुई थी पहला सम्मेलन जब इसका हुआ था 1961 में। ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड कहाँ है? सर्बिया में। तब इसकी रियल स्थापना हुई थी। तो नेम के बारे में बात करें तो नेम की 19वां शिखर सम्मेलन है, उसकी बैठक हो रही है। ये बैठक कहाँ हो रही है? युगांडा कंबाला में हो रही है। भारत की ओर से कौन भाग ले रहा है? भारत की ओर से एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है वो भाग ले रहे हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। बाडुंग सम्मेलन में स्थापना हुई थी। ठीक है, 1955 में बाडुंग सम्मेलन है, उसमें इसकी नींव डाली गई थी। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में हुआ था बेलग्रेड सर्बिया में। पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड सर्बिया में, पहला सम्मेलन हुआ था, उस दौरान इसकी स्थापना की गई थी। भागीदार पार्टनर कौन कौन थे? किस किस ने इसकी स्थापना की थी? तो भागीदार की बात करें, भारत की ओर से प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, यूगोस्लोवाकिया की ओर से टीटो थे और नासिर थे, वो मिस्र की ओर से, और सुकर्णो थे, वो इंडोनेशिया की ओर से थे। नेहरू, टीटो, नासिर और सुकर्णो, ये चारों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। किसकी? नेम की, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। कौन कौन थे शामिल? नेहरू थे भारत की ओर से, हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे, टीटो थे युगोस्लोवाकिया की ओर से, फिर नासिर थे मिस्र की ओर से, और सुकर्णो थे
इंडोनेशिया की ओर से। फिर देख लेते हैं अब कुछ और सम्मेलनों के बारे में जो अभी हुए हाल ही में न्यूज में थे, और इनका सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। अब ब्रिक्स 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 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिक्स का जो 24वां सम्मेलन था वो हुआ था रूस में। ब्रिक्स का 24वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिक्स का 24वां सम्मेलन हुआ है रूस में। और 23वां कहाँ हुआ था? तो 23वां हुआ था साउथ अफ्रीका में। 24वां रूस में, 23वां साउथ अफ्रीका में। ठीक है, 24वां हुआ है रूस में और 24वां कहाँ होगा? 24वां होगा रूस में। 23वां कहाँ हुआ था? 23वां हुआ था साउथ अफ्रीका में। हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की। ठीक है, ब्रिक्स की बात कर रहे हैं जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना ये देश शामिल है, उनकी बात कर रहे हैं। तो इसका 24वां सम्मेलन रूस में होने वाला है। 23 का कहाँ हुआ था? 23वां हुआ था साउथ अफ्रीका में। और इसमें अब 5 नए देश शामिल हुए। 5 नए देश कौन कौन से जुड़े हैं ब्रिक्स में? 5 नए देश कौन कौन से शामिल हुए एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रिक्स में 5 जो नए देश शामिल हुए हैं उसमें से देखो 5 नए देश कौन कौन शामिल हुए हैं। एक हुआ ईरान, ठीक है। दूसरा हुआ है सऊदी अरेबिया। याद कैसे रखोगे? ईरान जिसका दुश्मन है सऊदी अरेबिया, तो एक ईरान शामिल हुआ है। एक हुआ सऊदी अरेबिया, फिर मिस्र, फिर इथियोपिया और यूएई। 5 देश शामिल हुए। 5 कौन कौन से देश शामिल हुए? यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया। 3 एशिया के, यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया, फिर हुआ मिस्र और इथियोपिया। 5 देश शामिल हुए हैं। ब्रिक्स जिसका 2024 में सम्मेलन कहाँ हुआ? रूस में हुआ है। 2023 में कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। इसमें 5 नए देश शामिल हुए। कौन कौन से हुए? यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया, मिस्र, इथियोपिया। कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है? अर्जेंटीना, जो शामिल होने वाला था, बाद में अर्जेंटीना ने कर दिया इनकार कि मुझे हमें शामिल नहीं होना है। तो अब देख लेते हैं G20 की। G20 की 2024 में बैठक कहाँ हुई? G20 की 2024 में बैठक कहाँ हुई है? तो G20 की 2024 में जो समिट होने वाला है वो होगा ब्राजील में। G20 का 2024 में सम्मेलन कहाँ होगा? G20 का 2024 में सम्मेलन होगा वो होगा ब्राजील में। 23 में कहाँ हुआ था? 23 में हुआ था इंडिया में। इंडिया में हुआ था भारत मंडप में। इंडिया में कहाँ? इंडिया में भारत मंडपम में। इंडिया में भारत मंडप में 2023 में G20 का सम्मेलन हुआ था। 24 में कहाँ होगा? 24 में होगा ब्राजील में। 24 में कहाँ होगा? 24 में ब्राजील में होगा। और 23 में इंडिया में भारत मंडपम में होगा। तो भारत में वो तब इसकी थीम क्या थी? भारत में जब इसका सम्मेलन हुआ था 2023 में, तब इसकी थीम थी वसुदेव कुटुंबकम। सारा जो पृथ्वी है वो हमारा परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम की थीम थी, वसुदेव कुटुंबकम की। ठीक है, 23 में कहाँ हुआ था? 23 में हुआ था इंडिया में भारत मंडपम में। और थीम क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम की थीम थी। ये देख लिया हमने G20 के बारे में। उसके बाद में देख लेते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉप के बारे में। कॉप की बैठक कहाँ हुई थी? कॉप की अभी रिसेंट में बैठक कहाँ हुई थी? यूएई में हुई थी, दुबई में हुई थी। यूएई में कॉप की बैठक कहाँ हुई थी? रिसेंट में यूएई में हुई थी। उसके बाद में देख लेते हैं इंटरपोल की। तो इंटरपोल की 91वीं 91 वो कहाँ होने वाली है? वो होने वाली है वियना, ऑस्ट्रिया में। 91वीं कहाँ होने वाली है? वियना, ऑस्ट्रिया में। 91वीं होने वाली है वियना, ऑस्ट्रिया में। और 90वीं कहाँ हुई थी? 90वीं हुई थी दिल्ली में। 90 दिल्ली, 91 वियना, ऑस्ट्रिया। 90 हुई थी वियना, 90 दिल्ली में, 91 वियना, ऑस्ट्रेलिया में। उसके साथ में ये कब मनाया जाता है? इंटरपोल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। 7 सितंबर 1923 की स्थापना हुई थी। इसी दिन 7 सितंबर को इंटरपोल दिवस मनाया जाता है। और इंडिया में जो दिल्ली पुलिस दिवस है वो भी 7 सितंबर को मनाया जाता है। 7 सितंबर को इंटरपोल की स्थापना हुई थी, उसी दिन 7 सितंबर को इंटरपोल दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन पुलिस दिवस भी मनाया जाता है भारत में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? किसका? इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरपोल का हेडक्वार्टर है वो है लियोन, फ्रांस में। लियोन, फ्रांस में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरपोल का हेडक्वार्टर है वो है लियोन, फ्रांस में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरपोल का हेडक्वार्टर है वो है लियोन, फ्रांस में। ठीक है, ये पूरा देख लिया इन चारों के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने प्रारंभ किया है? हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने प्रारंभ किया है? हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता, महिला को बनाना है, उद्यमी बनाना है। ठीक है, इसका अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो कौन सा राज्य है जिसने महिला उद्यमिता अभियान प्रारंभ किया है? महिला उद्यमिता अभियान प्रारंभ किया गया है, वो किया गया है असम के द्वारा। कौन से राज्य के द्वारा महिला उद्यमिता अभियान प्रारंभ किया गया है? तो वो किया गया है असम के द्वारा। असम के द्वारा महिला उद्यमिता अभियान प्रारंभ किया गया है। असम, जिसके चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिस्वा जी। हेमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर है असम के। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा।
असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, क्या अभियान शुरू किया है? इसमें महिलाओं को आजीविका चलाने के लिए हेल्प की जाएगी और उनमें स्किल का डेवलपमेंट किया जाएगा। महिलाओं में आजीविका चलाए जाने के लिए हेल्प की जाएगी और स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। और साथ ही साथ में वार्षिक आय 1 लाख करने का टारगेट है। महिलाओं की जो वार्षिक आय है, एनुअल इनकम है, वो 1 लाख करने का टारगेट है। इसमें लखपति बेदेओ, इस योजना का नाम है लखपति बेदेओ। बेदेओ का मतलब होता बहन, तो लखपति बहन इस योजना का नाम है। मतलब महिलाओं की आय है वो 1 लाख रुपए करने का टारगेट है। शर्तें क्या है? शर्तें इसमें ये है कि जनरल महिला है ना, जनरल और ओबीसी कास्ट की महिला है, उसमें 3 चिल्ड्रन होने चाहिए उस महिला की, और SC ST में 4 चिल्ड्रन होने चाहिए। शर्त ये है कि महिला है वो अगर जनरल की है तो उसके 3 बच्चे होने चाहिए, और OBC और SC ST की है तो उसके 4 बच्चे होने चाहिए। जनरल OBC 3 बच्चे, SC ST 4 बच्चे। हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान कहाँ? असम में। असम के CM हेमंत बिस्वा जी। महिलाओं की आजीविका बढ़ाना, स्किल डेवलपमेंट करना, जो वार्षिक आय वो 1 लाख रुपए करना है। महिला बेदेओ स्कीम का नाम है। इस शर्तें क्या है? शर्तें हैं 3 चिल्ड्रन होने चाहिए OBC जनरल में, और 4 होने चाहिए SC ST में। इससे कम होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये पूरा क्वेश्चन था इसके बारे में। अब कुछ और असम के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। असम में देखो, कामाख्या माता, ये अंबुबाची मेला है, ये कहाँ लगता है? अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है? अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है? असम में होता है। अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है? असम में होता है। कामाख्या माता मंदिर है, वहां पर अंबुबाची मेला का आयोजन होता है। अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है? असम में होता है। अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है? असम में होता है। और असम में कहाँ? कामाख्या माता मंदिर है, वहां होता है। अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है? असम में होता है, और कामाख्या माता मंदिर पे होता है। फिर बिहू, जो ये बिहू त्योहार है, ये भी कहाँ माना जाता है? ये भी असम में माना है। बिहू है, ये कहाँ माना जाता है? ये भी असम में माना जाता है। उसके बाद में अमृत वृक्ष आंदोलन ये कहाँ माना जाता है? ये भी असम में माना जाता है। अमृत वृक्ष आंदोलन ये भी कहाँ? ये भी असम में माना जाता है। अमृत वृक्ष कहाँ? असम में। अमृत वृक्ष कहाँ? असम में। अमृत वृक्ष कहाँ माना जाता है? असम में। उसके बाद में दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, क्या नाम है? दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये भी असम में। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ है? ये असम में। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। ठीक है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क के बारे में देखना है तो ये असम में। उसके बाद में भारत का नवीनतम शास्त्रीय नाट्य, भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कहाँ आयोजित होता है? भारत का नवीनतम शास्त्रीय नाट्य कौन सा है? जिसका नाम है सत्रिया नवीनतम। भारत का नवीनतम नाट्य शास्त्रीय नाट्य कौन सा है? सत्रिया। क्या नाम है उसका? सत्रिया। क्या नाम है उसका? सत्रिया। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया है, जिसकी रचयिता है, जिसकी जो शुरू किया था वो शंकर देव द्वारा किया गया था। किसने शुरू किया था? शंकर देव ने शुरू किया था। कब किया था? 2000 में शुरू किया था, और शंकर देव के द्वारा शुरू किया गया था। और कौन सा है ये? सत्रिया नाम है इसका। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बनाने वाली स्टार्टअप बीटा बोल्ट। स्टार्टअप का नाम है बीटा बोल्ट। किससे संबंधित है? कौन से देश की है ये बीटा बोल्ट? तो बीटा बोल्ट है वो चाइना की है। क्या है बीटा बोल्ट? बीटा बोल्ट है चाइना की एक स्टार्टअप है। इसने अभी परमाणु बैटरी का स्थापना की। क्या की है इसने? परमाणु बैटरी की स्थापना की, यानी कि परमाणु बैटरी बनाई है। क्या की? एटॉमिक बैटरी की निर्माण किया है, एटॉमिक बैटरी बनाई है। तो दुनिया की पहली, विश्व की पहली एटॉमिक बैटरी है ये। विश्व की पहली, वर्ल्ड की फर्स्ट बैटरी है ये। वर्ल्ड की पहली परमाणु बैटरी है। इसकी स्थापना किसने की है? किसने बनाया इसको? बीटा बोल्ट नाम की एक स्टार्टअप है, इसके द्वारा बनाया है। तो वर्ल्ड की पहली एटॉमिक बैटरी किसने बनाई है? बीटा बोल्ट ने। बीटा बोल्ट कहाँ का स्टार्टअप है? चाइना का है। इस बीटा बोल्ट मतलब एटॉमिक बैटरी में क्या होगा इतनी न्यूज में, मतलब क्या होगा? ये लॉन्ग टर्म इसकी लाइफ लाइन है ना, काफी टाइम तक बिना चार्ज किए आपको इसको काफी टाइम तक यूज कर सकते हो। बिना चार्ज किए से काफी टाइम तक इसको यूज कर सकते हो। और जो आकार होता है इसका, आकार भी काफी छोटा होता है। इसका आकार भी छोटा होता है, और बिना चार्ज किए इसको काफी समय तक यूज कर सकते हो। तो परमाणु बैटरी कौन सी है? ये पहली परमाणु बैटरी किसने बनाई? बीटा बोल्ट ने बनाई। कौन से देश की कंपनी है? चाइना की कंपनी है। और इसमें क्या होगा? इसका आकार छोटा है और लॉन्ग टाइम तक इसे यूज कर सकते हो। बीटा बोल्ट कंपनी है, इसे 50 वर्ष तक बिना चार्ज किए यूज कर सकते हो। तो ऐसे कैसे हो सकता है? बिना चार्ज किए इसको लंबे समय तक कैसे यूज कर सकते हैं? तो इसमें यूज किया गया है आइसोटोप का। किसका यूज किया गया है?
इसमें यूज किया गया है आइसोटोप का यूज किया गया। आइसोटोप के यूज से क्या होता है, आइसोटोप में है ना उसका विखंडन होता रहेगा और वो लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी। तो 63 आइसोटोप 63 आइसोटोप का यूज किया गया है और लॉन्ग टाइम तक ये चलती रहेगी, बिना खराब हुए लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी। अब परमाणु बम है ना, उसके जनक कौन थे, परमाणु बम की मत किसने बनाया था, परमाणु बम को किसने बनाया था, परमाणु बम को किसने बनाया था। अभी एक मूवी आई थी ओपनहाइमर, आपने सुना होगा, वो किस पे बनी थी, तो ओपनहाइमर जो मूवी बनी थी ये परमाणु बम के निर्माता थे ना उन पर बनी थी। परमाणु बम के निर्माता थे ओपनहाइमर जी, उन पर बनी थी परमाणु हम मूवी जो अभी आई थी, वो परमाणु बनाने वाले निर्माता थे जिनके जनक थे ओपनहाइमर, उन पर बनी थी। तो ओपनहाइमर के द्वारा परमाणु बम बनाया गया था। परमाणु बम के जनक कौन थे, परमाणु बम के जनक कौन थे, ओपनहाइमर। परमाणु बम के जनक कौन थे, ओपनहाइमर। ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओपनहाइमर परमाणु बम के जनक है और ये किस पे काम करते हैं, ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। मतलब जो परमाणु बनाया था इन्होंने नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत के आधार पर बनाया था और परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है भारतीय स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है। परमाणु पनडुब्बी क्या होती है, वो बिना चार्ज किए पानी में काफी समय तक रह सकती है, तो उनको बार बार चार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती, तो बार बार सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भारत की पहली स्वदेशी, ये खुद ही बनाई गई है भारत के द्वारा, तो पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, ये आईएनएस अरिहंत। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, आईएनएस अरिहंत है, वो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। कौन सी है, आईएनएस अरिहंत भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। कौन सी है भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी, तो वो आईएनएस अरिहंत है। अब परमाणु रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है, परमाणु रिएक्टर में, परमाणु जो रिएक्टर होता है जिसे हम लाइट के लिए यूज करते हैं, जिसमें परमाणु बम बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता है, नॉर्मल जिसका यूज होता है, उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, तो उसमें नियंत्रित अभिक्रिया होती है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है। एक होती है नियंत्रित, एक होती है अनियंत्रित। अनियंत्रित में बनता है बम, अनियंत्रित जो होती है ना उसमें बनता है बम, ठीक है, अनियंत्रित होती है उसमें बनता है परमाणु बम बनता है। और जो ये नियंत्रित होती है उसमें बनता है अपने यूज वाला, जो जिसका यूज इलेक्ट्रिसिटी में होता है। तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन जो क्रिया होती है उससे बनता है परमाणु रिएक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें नियंत्रित के रूप में बोरॉन, इसमें न्यूट्रॉन होते हैं ना, न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए बोरॉन का यूज किया जाता है। मंदक जो काम करता है इसके लिए किया जाता है D2O, भारी जल होता है उसका मंदक के रूप में यूज किया जाता है। मतलब बात कर रहे हैं परमाणु रिएक्टर में, इसमें मंदक के रूप में किसे यूज किया जाता है, तो मंदक के रूप में D2O, भारी जल होता है D2O, उसको मंदक के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 है, उसका यूज किया जाता है ईंधन के रूप में। परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। कौन से यूरेनियम का, यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में। अब देख लेते हैं जो हाइड्रोजन है उसके 3 समस्थानिक कौन कौन से, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 समस्थानिक, मतलब होता है आइसोटोप। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से है, समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटोप। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, पहला है प्रोटियम, दूसरा है डेटेनियम, तीसरा है ट्रिटियम। कौन कौन से है, प्रोटियम, डेटेनियम, डायटियम और ट्रिटियम। प्रोटियम, डायटियम, ट्रिटियम, प्रोटियम, डायटियम, ट्रिटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, डायटियम, ट्रिटियम। कितने समस्थानिक है, 3 है, प्रोटियम, डायटियम, ट्रिटियम। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, जो कि है हाल ही में भारत का कौन सा संस्थान है वो दुनिया का सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बन गया है, सबसे वैल्यूएबल आईटी ब्रांड, सबसे वैल्यूएबल आईटी ब्रांड कौन सा बन गया है, दूसरे नंबर पर आ गया है। तो कौन सा बन गया दुनिया का सबसे दूसरा वैल्यूएबल आईटी ब्रांड बन गया है, ये बन गया टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी है ना, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी कंपनी है, ये दुनिया का सबसे दूसरा वैल्यूएबल, सेकंड वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। टाटा का जो भी ये टीसीएस है ना, ये दुनिया का दूसरा वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है। पहला कौन सा है, पहला है एनवेंचर है, डब्लिन की एक कंपनी है वो है, दूसरा टीसीएस है, तीसरा है इन्फोसिस। भारत की 2 कंपनियां हैं, 2 कंपनियां, टॉप 10 में 3 है भारत की, टॉप 10 में कितनी है, 3 है, और टॉप 5 में भारत की 2 कंपनियां हैं। तो आईटी क्षेत्र में भारत बहुत अच्छा कर रहा है। आईटी की भारत की 2 कंपनियां हैं, जैसे टीसीएस और इन्फोसिस है, और 8वें नंबर पर विप्रो। तो टॉप 10 में 3 और टॉप 5 में भारत की 2 कंपनियां हैं।
आईटी क्षेत्र में भारत इतना आगे बढ़ गया है। टॉप 2 टीसीएस, टॉप 3 इन्फोसिस, ये दुनिया के टॉप जो वैल्यूएबल आईटी ब्रांड है उनमें इनका नाम आ गया है। उसके बाद में कुछ और कंपनियों के बारे में देख लेते हैं। तो 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड है। ऑयल इंडिया लिमिटेड है वो तीसरी भारत की महारत्न कंपनी, 13वीं भारत की महारत्न, 13वीं और लेटेस्ट भारत की महारत्न कंपनी कौन सी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है वो 13वीं और लेटेस्ट भारत की महारत्न कंपनी बनी है। और सभी भारत की अभी मूल्यवान कंपनी, कल पढ़ा था हमने एलआईसी बन गई है भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी। एलआईसी बन चुकी है भारत की सबसे वैल्यूएबल, सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। सेकंड नंबर पर है एसबीआई, पहले नंबर पर एलआईसी, दूसरे नंबर पर एसबीआई, ये भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। और आईटी में कौन सी है? आईटी में बन चुकी है अभी टीसीएस है, वो वर्ल्ड की सेकंड मूल्यवान कंपनी है। ठीक है। आईटी एक्ट किससे संबंधित है और आईटी एक्ट कौन से वर्ष में आया था? तो आईटी एक्ट आया था 2000 में, आईटी एक्ट आया था 2000 में, वर्ष 2000 में आया था आईटी एक्ट। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को, कुछ दिन पहले न्यूज में था, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। और स्टार्टअप अवार्ड में टॉप किसने किया था? गुजरात में, जो 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले उसमें हिमाचल प्रदेश, 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाला ने गुजरात ने किया था टॉप। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी किसने टॉप किया है? वो टॉप किया है गुजरात ने, जीजे ने टॉप किया, गुजरात ने टॉप किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नवीनतम शास्त्रीय भाषा को नवीन भारतीय शास्त्रीय भाषा घोषित की? भारत मतलब क्वेश्चन ये है, केंद्र सरकार ने किस भाषा को, किस लैंग्वेज को, किस भाषा को नवीनतम शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषणा की? केंद्र सरकार ने किस भाषा को नवीनतम शास्त्रीय भाषा, केंद्र सरकार ने किस भाषा को नवीनतम शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषणा की? तो किस भाषा को नवीनतम शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषणा की है? ये घोषणा की गई फारसी को। पहले तो देखो, शास्त्रीय भाषा कौन सी होती है? क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी होती है? क्लासिकल लैंग्वेज वो होती है, एक तो ओरिजिनल होनी चाहिए, उसकी कोई डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, मतलब उसकी डुप्लीकेट होनी चाहिए बट वो किसी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। तो ऐसी ओरिजिनल लैंग्वेज उसी कहा जाता है क्लासिकल लैंग्वेज। उसे क्या कहा जाता है? क्लासिकल लैंग्वेज कहता है। तो भारत में अब तक थी 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी। अब कितनी थी? 6। तमिल 2004 में इसको दर्जा दिया गया था। संस्कृत उसके बाद तेलुगु, उसके बाद कन्नड़, उसके बाद मलयालम, ओडिया, कितनी थी? 6 थी। पहली तमिल, दूसरी संस्कृत, 3 तेलुगु, चौथी कन्नड़, 5वीं मलयालम, 6ठी ओडिया। याद कैसे रखोगे? तमिल को याद रख लो, साउथ की 4 रख लो, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम, साउथ की 4, और उसके बाद में संस्कृत ओडिया। तो 6 लैंग्वेज ये हो गई। तो सबसे पहली तमिल और ओडिया ये लास्ट थी। उसके बाद में 3 और ऐड की गई है, 3 और ऐड की गई। कौन सी? 7वीं पाली, 8वीं प्राकृत, 9वीं फारसी। 3 और नई लैंग्वेज इसमें ऐड की गई है। पाली, प्राकृत और फारसी, पाली, प्राकृत और फारसी 3 नई और ऐड की गई। पाली, प्राकृत और फारसी 3 नई और ऐड की गई है। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे कि अनुसूची जो हमारी 8 है ना, शेड्यूल 8 है, उसमें कितनी भाषाएं शामिल है? शेड्यूल 8 में टोटल कितनी भाषा है? तो शेड्यूल 8 में 22 भाषा है। संविधान जो हमारा बना था ना, मूल संविधान बना था तब 14 थी, अभी 22 भाषा शामिल है। शेड्यूल 8 में कितनी भाषा है? अनुसूची 8 में कितनी भाषा है? अनुसूची 8 में टोटल 22 भाषा है। जो संविधान बना था 14 थी, अभी 22 भाषा हो गई है। ठीक है। और राजभाषा का उल्लंघन है ना, मतलब राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में? संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया राजभाषा का? राजभाषा का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया? राजभाषा का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया? तो संविधान का भाग 17 और आर्टिकल 343 से 351 में, आर्टिकल 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान में राजभाषा का उल्लेख भाग 17 और आर्टिकल 343 से 351 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर हिंदी के विकास के लिए संविधान का कौन सा आर्टिकल है? हिंदी भाषा है ना, हिंदी भाषा इसके विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल है? 351। हिंदी भाषा के विकास के लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल है? 351। हिंदी भाषा के विकास के लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल है? 351वां आर्टिकल है। हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। हिंदी भाषा दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 10 जैन को मनाया जाता है। 10 जैन को हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा। ये क्या कहता है? क्वेश्चन क्या है? भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए, टेररिस्ट को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो अभियान है सर्वशक्ति, ऑपरेशन
शक्ति। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन सर्वशक्ति है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए सेना द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति प्रारंभ किया गया। जम्मू कश्मीर में सेना द्वारा आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया गया? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति प्रारंभ किया। सर्वशक्ति सबसे शक्तिमान है वो ऑपरेशन चलाया गया। किसके लिए चला गया? तो सबसे पहले ये आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए चलाया गया, आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए चला गया। कहाँ चला गया? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राजौरी और पूंछ एरिया ना, वहां पर आतंकवादियों के लिए चला गया। पहली बात तो किसके लिए चला गया? आतंकवादियों को खत्म करने के लिए। कहाँ चला गया? जम्मू कश्मीर में चला गया। जम्मू कश्मीर में कहाँ? राजौरी और पूंछ के लिए। फिर क्यों आतंकवादियों को खत्म करने के लिए? कौन सी बटालियन भाग लेगी? 15 और 16 जो बटालियन है वो भाग लेगी। अब कुछ और ऑपरेशन दे रखो। ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय कहाँ चलाया गया था? इजराइल में। ऑपरेशन अजय इजराइल में चला गया था। ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था। उसके बाद में ऑपरेशन दोस्ती ये चलाया गया था सीरिया और टर्की में। ऑपरेशन दोस्ती सीरिया टर्की में। ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया गया था? यूक्रेन। यूक्रेन से हमारे छात्र वापस स्टूडेंट वापस लेके आ गए थे, वहां पर चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन देवी शक्ति ये चलाया गया था अफगानिस्तान में। ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ चलाया गया था? ये चलाया गया था अफगानिस्तान में। तो याद रखना, ऑपरेशन अजय इजराइल, ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए, ऑपरेशन दोस्ती सीरिया टर्की में, ऑपरेशन गंगा ये चलाया गया था यूक्रेन में। ठीक है जी। अब कुछ और ऑपरेशन के बारे में देख लो। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड है वो हमास के द्वारा इजराइल के विरुद्ध। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया गया था हमास के द्वारा इजराइल के विरुद्ध। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास के द्वारा इजराइल के विरुद्ध। ठीक है, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड समझ में आ गया? हमास के द्वारा इजराइल के विरुद्ध। और इजराइल ने चलाया गया था इसके खिलाफ, इजराइल ने चलाया इसके खिलाफ आयरन स्क्वाड। इजराइल ने कौन सा चलाया? आयरन स्क्वाड चलाया। किसके खिलाफ? ये चलाया था हमास के खिलाफ। हमास ने चलाया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। हमास ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया। और इसको विरोध में इजराइल ने चलाया था ऑपरेशन स्क्वाड। इजराइल ने कौन सा चलाया? ऑपरेशन स्क्वाड चलाया था। फिर ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में चलाया गया था, भारत सरकार के द्वारा सूडान में चलाया था ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन करुणा म्यांमार। ऑपरेशन करुणा म्यांमार। म्यांमार की दशा देख के आती है करुणा, तो म्यांमार में चलाया गया था करुणा। म्यांमार में चलाया गया था ऑपरेशन करुणा। और दोस्ती वही चलाया गया था कहाँ? सीरिया टर्की में। दोस्ती कहाँ? सीरिया टर्की में। और ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस कहाँ? मालदीव में। जहां मोदी जी ने अभी मोए मोए कर दिया ना, वो मालदीव में चला गया था ऑपरेशन कैक्टस मालदीव जहां होगी मोए मोए। तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास द्वारा, ऑपरेशन कावेरी सूडान, ऑपरेशन करुणा म्यांमार, ऑपरेशन दोस्ती टर्की सीरिया, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ठीक है, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। उसके ऊपर ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन अजय इजराइल में जहां भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन दोस्ती देख लिया। फिर ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में। तो ये ऑपरेशन है, इसको याद रखना। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है? असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? वैभव पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया रंजन गोगोई को। तो असम में तीन होते हैं सर्वोच्च सम्मान जो होते हैं असम में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो होता है वैभव। सबसे पहला वैभव, उसके बाद में दूसरा है सौरव, तीसरा है गौरव। वैभव, सौरव, गौरव, 3 चीज याद रखें। वैभव, सौरव, गौरव। वैभव, असम वैभव, असम सौरव, असम गौरव। आपको याद रखना वैभव, सौरव, गौरव 3 लड़के हैं जिनका नाम है असम। असम में 3 लड़के रहते हैं, वैभव, सौरव, गौरव। वैभव, सौरव, गौरव। वैभव में दिए जाते हैं 5 लाख रुपए, वैभव को दी जाती है 5, सौरव को 4 और गौरव को 3। गौरव जिसको मिलेगा 3 मिलेगा, सौरव मिलेगा 4 मिलेगा और वैभव मिलेगा 5 मिलेगा। वैभव किसको मिला है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ना, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी, उनको मिला है वैभव मिला है। असम वैभव जो सर्वोच्च सम्मान है ये मिला है रंजन गोगोई जी को, इनको मिले 5 लाख रुपए। फिर सौरव किसको मिला है? सौरव मिला हिमा दास जी को, इनको मिले 4 लाख रुपए। तो असम के सर्वोच्च सम्मान की बात करें, हाईएस्ट ऑनर की, वैभव, सौरव, गौरव। वैभव 5 लाख, सौरव 4 और गौरव 3। रंजन गोगोई जी को मिला है वैभव जिसमें 5 लाख रुपए, सौरव मिला हिमा दास जी को जिनको मिले 4 लाख रुपए। ये 7वां क्वेश्चन। कुछ और असम के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो असम के बारे में इंफॉर्मेशन देखने से पहले कुछ और इंफॉर्मेशन, जैसे घुड़सवार में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला। घुड़सवार में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला।
घुड़सवार में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? ये महिला है दिव्य कीर्ति सिंह। घुड़सवार में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है, वो है दिव्य कीर्ति सिंह है। और ये अर्जुन अवार्ड 1961 में शुरू किया गया था, जिसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और दिव्य कीर्ति सिंह है जिनको घुड़सवार में अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है, ये मिला है डॉक्टर सुकृता पॉल को, डॉक्टर सुकृता पॉल को, डॉक्टर सुकृता पॉल को मिला। किसको मिला है? डॉक्टर सुकृता पॉल को। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर सुकृता पॉल को। ठीक है, सुकृता पॉल को मिला है। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड दिव्य कीर्ति सिंह को, और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार सुकृता पॉल को। और उसके बाद में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली तीरंदाजी, मतलब अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी थी, मतलब जिसको अर्जुन अवार्ड मिला है। किसमें मिला है? पैरा तीरंदाजी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पैरा तीरंदाजी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पैरा तीरंदाजी में अर्जुन अवार्ड किसको मिला है? मिला शीतल देवी को। पैरा तीरंदाजी में अर्जुन अवार्ड किसे मिला है? शीतल देवी को। पैरा तीरंदाजी में अवार्ड किसे मिला है? वो मिला है अर्जुन अवार्ड शीतल देवी को मिला है। शीतल देवी है ना, उनके दो हाथ नहीं है। पैरा तीरंदाजी में शीतल अवार्ड मिला है, मतलब पैरा तीर अंदाजी में अर्जुन अवार्ड मिला, शीतल देवी जी को मिला। उसके बाद में असम का प्राचीन नाम क्या था? असम का प्राचीन नाम था कामरूप। असम का प्राचीन नाम क्या था? असम का प्राचीन नाम था कामरूप। क्या नाम था? कामरूप था। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 8वां, हाल ही में मवेशियों के त्योहार कानुमा का आयोजन कहाँ हुआ? कानुमा मवेशियों का त्योहार है कनुमा, इसका आयोजन अभी कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। मवेशियों की यहाँ पूजा की जाती है। कनुमा त्योहार कहाँ आयोजित हुआ है? कनुमा त्योहार यह हुआ है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश तेलंगाना, अगर दोनों ही ऑप्शन है तो आप सेलेक्ट करोगे तेलंगाना, बिकॉज यहाँ पर मवेशी की होती है पूजा। तो कनुमा त्योहार कहाँ हुआ है? ADP आंध्र प्रदेश, तेलंगाना TG तेलंगाना में हुआ है। कौन सा त्योहार? कनुमा त्योहार। और ये हुआ है यहाँ मवेशियों की पूजा की जाती है। ठीक है, मवेशियों की जाती है पूजा। कुछ और त्योहार जैसे अट्टू पोंगल, पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। और अट्टू पोंगल मनाया जाता है केरल में। पोंगल तमिलनाडु में, पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। और बात करते हैं अट्टू पोंगल की, तो ये मनाया जाता है केरल में। पोंगल तमिलनाडु में, अट्टू पोंगल मनाया जाता है केरल में। ये महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार है। महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार है। कौन सा है? अट्टू पोंगल त्योहार है, केरल में मनाया जाता है। महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार है अट्टू पोंगल त्योहार। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार है। उसके बाद में वांगला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। वांगला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। वांगला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। वांगला महोत्सव मेघालय में। उसके बाद में सागादा कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। सागादा कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। अट्टू पोंगल काल केरल में महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार है। वांगला मेघालय, होजारी त्रिपुरा, ये भी देख लो, होजागिरी त्रिपुरा मनाया जाता है। होजागिरी कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। और सागादा सिक्किम में। सागादा कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 9वां है। क्या है? हाल ही में महतारी वंदना आयोजन किसने प्रारंभ किए? कौन से राज्य ने महतारी वंदना योजना शुरू की है? कौन से राज्य ने महतारी वंदना योजना शुरू की है? महतारी वंदना योजना? ये की है छत्तीसगढ़ ने। कौन सी राज्य ने शुरू की है? 36 से जिसका आंकड़ा था वो करता था महातारी। 36 से जिसका आंकड़ा था वो करता था महातारी मतलब मारने की बातें करते। तो महातारी योजना किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। महातारी योजना किसने शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। महातारी वंदना योजना, माता की वंदना करनी है, ऐसी योजना किसने की है प्रारंभ? छत्तीसगढ़ ने की है। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? विष्णुदेव जी। अभी नए बने हैं विष्णुदेव जी, छत्तीसगढ़ के CM है। किसके लिए योजना है? ये महिलाओं के लिए। महिलाओं को पर मंथ 1000 रुपये दिए जाएंगे। 12 महीने में 12,000 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। महतारी वंदना योजना कहाँ चलाई गई? छत्तीसगढ़ में। महतारी योजना कहाँ चलाई गई है? छत्तीसगढ़ में। CM कौन है? CM है विष्णुदेव जी सहाय। महिलाओं के लिए चलाई जाएगी। महिलाओं को पर मंथ 1 के रुपये माने 1000 रुपये दिए जाएंगे। 12 महीनों में 12,000 रुपये दी जाएंगी। और कौन सी महिलाओं को दी जाएगी? जिनकी शादी हो चुकी है, तो मैरिड महिलाओं को दी जाएगी, विवाहित महिलाओं को दी जाएगी। जिनकी एज 23 से 60 के बीच में, विवाहित महिला को ये स्कीम में लाभ मिलेगा। स्कीम कौन सी है? महतारी वंदना योजना।
महिलाओं को 1000 रुपये, 12 महीने में 12,000 रुपये। और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी जो सीएम है, विवाहित महिलाओं को 23 से 60 के बीच में इस स्कीम का मिलेगा लाभ। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये है छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद में छेरछेरा फेस्टिवल, छेरछेरा फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? छेरछेरा फेस्टिवल आयोजित होता है छत्तीसगढ़ में। छेरछेरा फेस्टिवल कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। छेरछेरा फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में। उसके बाद में तीजन बाई, ये भी छत्तीसगढ़ में। तीजन बाई छत्तीसगढ़, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, छेरछेरा छत्तीसगढ़, तीजन बाई छत्तीसगढ़। बस्तर में झूमिंग कृषि, झूमिंग यानी स्लेश एंड बर्न, किसान कृषि करते हैं, बाद में उसको जला देते हैं, इसे कहते हैं स्लेश एंड BURN बर्न, स्लेश एंड बर्न। कहाँ क्या कहा जाता है? दीपा। स्लेश एंड बर्न क्या कहा जाता है? बस्तर में दीपा कहा जाता है। स्लेश एंड बर्न को अलग अलग नाम से झूमिंग कृषि भी कहा जाता है, और भी कई नामों से जाना जाता है। तो बस्तर में इसे कहा जाता है दीपा। बस्तर में झूमिंग कृषि को दीपा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है ऑपरेशन मार्ग बार शर्मचार, मार्ग बार शर्मचार यानी कि आर्य शर्म। ऐसे कांड हो गए पाकिस्तान के साथ में, तो पाकिस्तान को आर्य शर्म, तो इन्होंने चलाया ऑपरेशन मार्ग बार शर्मचार। अब मार्ग बार शर्मचार किसने चलाया? चलाया पाकिस्तान ने। किसके खिलाफ चलाया? ईरान के लिए। पाकिस्तान ने चलाया, ईरान के लिए चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि ये है पाकिस्तान, ठीक है, बॉर्डर लगता है ईरान से। यहाँ पर एक ग्रुप है आतंकवादियों का। कौन सा ग्रुप है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है ये देखो, ये पाकिस्तान है, ये है ईरान। यहाँ पे रहता बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये पाकिस्तान में अटैक करके वापस जाता था ईरान में, और ईरान से अटैक करके पाकिस्तान में चला जाता है। तो इन दोनों में परेशान करता रहता है। तो ईरान यहाँ से परेशान था, तो ईरान ने मिसाइल डाल दी पाकिस्तान पर, जिसने पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारी बेइज्जती है, हम तो लेंगे बदला। तो इन्होंने पाकिस्तान का बदला लेने के लिए, ईरान का बदला लेने के लिए अब पाकिस्तान के खिलाफ, ईरान के खिलाफ भी, मतलब पाकिस्तान, ये ईरान है, बीच में बलूचिस्तान रीजन है, यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी रहती है। ये ईरान में अटैक करके पाकिस्तान में भाग जाती थी। ईरान इससे परेशान था, तो ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है। पाकिस्तान में जो लिबरेशन आर्मी थी इसके खिलाफ अटैक कर दिया। तो पाकिस्तान ने कहा ये हमारी सोवरेनिटी का उल्लंघन है। तो पाकिस्तान ने बदला लेने के लिए ये अलसवार, मारक बार अलसवार ऑपरेशन को कर दिया रिलीज। इसका नाम होता है, ये शर्मचारन, इसका नाम होता है लड़ाकों का खात्मा करना। ये भी बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी है ना, इसके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये पूरा आज का डिस्कशन था। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।